यहाँ स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एचटेट के लिए जो हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि जो हरियाणा जीके है वो 10 नंबर की ही आती है, इसलिए मैं सिर्फ मेन टॉपिक ही करवाऊंगी आपको। इसमें हम लगभग 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे और जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा तो यहाँ से आपका कोई गलत नहीं होगा, और कोशिश करेंगे कि इन सभी जो टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सभी को हम कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक लंबी क्लास रहेगी और ये स्पेशल एचटेट के लिए रहेगी। ये टीजीटी, पीजीटी और जो पीआरटी है सभी के लिए इक्वल रहेगी, उपयोगी रहेगी। तो इसलिए आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति, क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको एनालाइज किया होगा, तो जो 1857 की क्रांति है उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857, लेकिन वह 10 मई से ही शुरू हो गई थी, निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू हो गई थी। और शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी? अम्बाला कैंट से हुई थी। और भारत में पूछी जाए तो मेरठ यूपी से हुई थी। अब श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति था, इस क्रांति की जो सूचना वह अंग्रेजों को दे देता है, वह जिसको हम गद्दार बोलते हैं। तो श्याम सिंह जो गद्दार है उसी के कारण जो ये क्रांति है असफल हो गई थी। नहीं तो हम ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान ही भारत आज़ाद हो सकता था। तो इसलिए इनकी जो श्याम सिंह नामक व्यक्ति है उसने इस क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी, जिसलिए वह इस क्रांति को दबाने में कामयाब हुए थे। और शुरुआत मेरठ में यूपी से की। 10 मई से क्रांतिकारी चले। 11 मई को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था। तो दिल्ली का शासक घोषित कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली का शासक घोषित कर दिया किसको? बहादुर शाह जफर को। तो जब अंग्रेजों को सूचना मिल गई कि 1857 की क्रांति हुई है, तो उस टाइम पर फिर उन्होंने एक चाल चली, जो कुछ रियासतों को अपनी तरफ मिला लिया चाल चल के। और चाल क्या चली थी? और उस टाइम पर गवर्नर जनरल पूछा जाता है 1857 की क्रांति केस में लॉर्ड कैनिंग था। और चाल ये चली कि जो बहादुर शाह जफर है ये मुगल शासक था, और मुगल शासकों ने ही जो सिखों के गुरु हैं उनको मरवाया था। जो अर्जुन देव है उसको जहांगीर ने मरवाया था, इसलिए ये इनके क्या थे? पूर्वज थे। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों ने चाल चली कि उन्होंने बहादुर शाह को क्या बना दिया है? अपना शासक बना दिया है। इसलिए पंजाब को उसने अपनी साइड कर लिया, क्योंकि पंजाब जो सिख समुदाय है उसके गुरु थे कौन? तेग बहादुर सिंह और अर्जुन देव जी। तो इसलिए जो अपने गुरु पर कोई भी प्रहार सहन नहीं करता, इसलिए जो रियासत है पंजाब रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उस टाइम पर। तो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने चाल चली और पंजाब के पास गए और कहा कि इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह मुगल शासक कर रहा है, और ये वही है जिसने आपके 5वें गुरु अर्जुन देव जो कि जहांगीर ने मरवाया था, जिसको अर्जुन और गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था। इसलिए पंजाब इस क्रांति से अलग हो गया था। और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कौन सी रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था? तो उस टाइम पर जो पंजाब में जो रियासतें थी जींद, नाभा और पटियाला, जींद ने भी किसका साथ दिया था? जो जब हरियाणा बना तो जींद हरियाणा के उसमें हिस्से में आ गया था, तो जींद भी उस टाइम पर जींद ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो जींद, नाभा और पटियाला ने क्या दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और इसी चाल के कारण वह इस क्रांति को दबाने में सफल रहे, क्योंकि हमारे ही लोगों ने उनका साथ दिया था। 1858 में फिर दरबार लगा। जब क्रांति को दबा लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, फिर दरबार लगा और महारानी विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड से यहाँ पर आई, और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और जो ये शासन है ताज के अधीन शासन हो गया। ताज के अधीन का मतलब है इंग्लैंड से ही शासन चलेगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसका शासन समाप्त हो गया, और गवर्नर जनरल के पद की जगह क्या खत्म कर दिया गया, और वायसराय बनेंगे इस टाइम पे। और जो वायसराय बनेगा वो इंग्लैंड से ही नियुक्त होकर यहाँ पर आएगा और वहीं या क्या करेगा? राज करेगा।
तो पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और यही प्रथम वायसराय थे, क्योंकि जो लॉर्ड कैनिंग ही उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के, और 1857 की क्रांति खत्म होते ही जो ये गवर्नर जनरल का पद है वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद लागू कर दिया गया। तो वो प्रथम वायसराय भी इसी को किसको कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और इस क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर किसमें, पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि पंजाब पर अंग्रेजों को ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने उसका साथ दिया था, इसलिए हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। अब यहाँ से 1857 की क्रांति के विद्रोह पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने देखा है बहुत से, उनको भी कवर करेंगे। मैंने आपको ये करवा दी कि शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, हरियाणा में अम्बाला से हुई थी। और कारण क्या था, कारण पूछा जाता है स्पेशली। कारण था तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस थे। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कमल, चपाती और रोटी था। और शहीद होने वाला सबसे पहला क्रांतिकारी कौन था, मंगल पांडे था। कौन था, मंगल पांडे था। और हरियाणा में क्रांति के नेतृत्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में, बल्लभगढ़ से जो नेतृत्व है वो किया था राजा नाहर सिंह ने। और इनको बाद में चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। पूछा जाता है चांदनी चौक पर फांसी किस राजा को दी गई थी, वो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को दी गई थी। झज्जर का जो नेतृत्व है वो अब्दुल रहमान खान ने किया था, अब्दुल रहमान खान ने। पटौदी का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर, पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने। किसने, अकबर अली ने। और पानीपत का किया था इमाम अली कलंदर ने। आपको याद रखना है पानीपत जैसे पानीपत में पानी है, बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, मम दे दीजिए, तो इसमें मम है। तो इमाम अली कलंदर ने पानीपत का किया था, पटौदी का किया था अकबर अली ने। तो पानीपत का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने, और जो पटौदी है उसका नेतृत्व किया था अकबर अली ने। हिसार का जो नेतृत्व है, हिसार का पूछा जाता मोहम्मद आजम ने। किसने, आजम ने हिसार का नेतृत्व किया था, मोहम्मद आजम ने। रोहतक का नेतृत्व किया था बिसारत अली खान ने, बिसारत अली खान ने। रोहतक का किसने किया था, बिसारत अली खान ने। हासी का नेतृत्व लाला हुकुमचंद ने, हासी का नेतृत्व किसने किया था, लाला हुकुमचंद और मुनीर बेगम ने। रानिया का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। रानिया में क्या आ रहा है, रे है तो नूर, इसको रानी का नए को आगे ले आएंगे और रे को पीछे, नूर मोहम्मद खान ने। मेवात का नेतृत्व किया था सदरुद्दीन मेवाती ने, इसमें मेवाती है, बाद में मेवाती है, तो सदरुद्दीन आपको याद रखना है, मेवाती ना भी दें तो, क्योंकि मेवाते से पहचान हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या याद रखना है, सदरुद्दीन याद रखना है। मेवात का नेतृत्व किया था सदरुद्दीन मेवाती ने। और बहादुरगढ़ का जो नेतृत्व किया था बहादुर जंग ने, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। रेवाड़ी का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। और जन्म पूछा जाता है कई बार, राव तुलाराम का 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी जिले में और नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध भी किया था। और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1863 को। ये फिर काबुल अफ़गानिस्तान चले गए थे, जब ये युद्ध में हार गए थे तो भागकर कहाँ चले गए, अफ़गानिस्तान चले गए, और उनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। और इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को। किसकी, राव तुलाराम की याद में। इन्होंने अकेले ही क्या किया था, अंग्रेज़ों से लोहा लिया था नसीबपुर के नामक स्थान पर, अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। और उस युद्ध में ये घायल हो गए थे और फिर कहाँ पे चले गए थे, अफ़गानिस्तान चले गए थे। तो ये थे नेतृत्व। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको इनको सबको अच्छे से रट लेना है। अगर नहीं तो आप समझ के याद करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह, झज्जर अब्दुल रहमान खान, पटौदी अकबर अली, और पानीपत इमाम अली कलंदर। हिसार का जो नेतृत्व मोहम्मद आजम, रोहतक बिसारत अली खान, हासी का नेतृत्व लाला हुकुमचंद और मुनीर बेगम, रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान, मेवात सदरुद्दीन मेवाती, बहादुरगढ़ का बहादुर जंग, और रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है। यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास के स्थल हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इतिहास के पिता हमें पता है हेरोडोटस है, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देती हूँ इसको।
हमें पता है भारत को हम 3 भागों में बांटकर जो है वो इसकी स्टडी करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और जो मानव जन्म से 1712 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो प्राचीन भारत में आता है, मध्यकालीन भारत में 712 से 1707 जब औरंगजेब का जो शासन था वहाँ तक का, और आधुनिक भारत में 1707 के बाद का जो समय है वो आता है। रामापिथेकस ये मानव कर्म है, ये आप देख लेना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बीसी ये इनका क्वेश्चन आ सकता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन अरा, ईसा पूर्व, एसी एंडो डोमिनी और सेंचुरी शताब्दी होती है। अब कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। अब इतिहास के प्रकार, इसी तरह हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, आदिऐतिहासिक काल का 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व और ऐतिहासिक काल का 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक में काल में क्या आते हैं? प्रागैतिहासिक काल, इस काल में कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है इस काल का, और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो प्रकृति से मिल गया है उन्हीं के आधार पर हम जज करते हैं। इसको इसी आधार पर जज किया जाता है। और इसमें जैसे कि पाषाण काल है, एग्जाम्पल क्या है? पाषाण काल है C14, जो पत्ती से जो उसकी एज याद हमें पता है, एज याद की जाती है किसी भी वस्तु की, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर वह 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय रहेगा वो किस में आ जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में। अब आदिऐतिहासिक काल में इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी लिपि अलग है। और यहाँ पर जो चीज़ें मिली हमें, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता रहेगी जो कि 3 देशों में फैली हुई है, जिसकी लिपि भावचित्रात्मक थी, आज तक हमें समझ में नहीं आई है, हम इसको पढ़ नहीं सके हैं। अब बच गया हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमारे वेद आ जाते हैं, जिनको लिखित साक्ष्य जिनको हम पढ़ भी सकते हैं, वैदिक काल जिसको बोलते हैं, वेद ग्रंथ साहित्य आ जाते हैं। अब कई बार पूछ लिया जाता है जैसे कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसका जो एक ही साक्ष्य है जो कि हरियाणा से मिला है, पंचकुला में हजारों साल पहले की एक खोपड़ी मिली है जिसकी खोज गाई पिलग्राम नामक व्यक्ति ने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एस्टेट में आए या ना आए फिर भी आपको ध्यान रखना है। गाई पिलग्राम नामक एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। C14 नामक पत्ती से इसकी एज हमने देखी है। तो ये क्या है? ये एक खोपड़ी है जो हजारों साल पहले मिली है। तो ये एक ही साक्ष्य है किसका? प्राग ऐतिहासिक काल का। अब आदिऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल अब इतना डीप में तो नहीं आएगा, हम डायरेक्ट आगे करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं उनको पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आदि ऐतिहासिक काल मैंने बताया है कि इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम इनकी लिपि को नहीं पढ़ सकें, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है C14 के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से 1705 ईस्वी पूर्व के समय को माना जाता है। और ये सिंधु सभ्यता है ये है 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक में फैली हुई है और यह 3 देशों में पाई जाती है। और जो इतिहासकारों के अनुसार अगर सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाए तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम सिंधु घाटी सभ्यता का समय मानते हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं, 2300 ईस्वी पूर्व से 1705 या फिर 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक के, जो भी आए आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। अब 3 कौन कौन से देशों में फैली हुई है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में 900 से ज़्यादा इसमें स्थल हैं और पाकिस्तान में भी 600 से ज़्यादा हैं। अब बच गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 ही स्थल हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सोतुगोई और मुंडिकाग 2 ही स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। अब जो स्थल हैं इम्पोर्टेंट है, जैसे कि धोलावीरा है, धोलावीरा के में क्या खेल स्टेडियम है, धोलावीरा, राखीगढ़ी। जो भारत के जो 3 देशों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है, जो कि कहाँ पे रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। और हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा राखीगढ़ी। और सिंधु सभ्यता के नाम पूछे जाते हैं, इसके नाम भी कई हैं, जैसे सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता है। अब जो हड़प्पा है खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में मोहनदास राखलदास बनर्जी ने। अब पिगट महोदय ने
क्योट भी कहा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में जो स्थल हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन स्टेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है बनावली सोतर, जो कि फतेहाबाद में है। ये यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। और 6 विकसित स्थलों में से एक है ये। और 6 विकसित स्थल कौन कौन से हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंदड़ो है, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। ठीक है, जो हड़प्पा है वो तो किस में रहेगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में रहेंगे। बाकी जो सभी ये कहाँ पे रहेंगे, ये रहेंगे हमारे इसमें भारत में रहेंगे। अब साक्ष्य कहाँ क्या क्या मिले हैं यहाँ से, बनावली सोतर से साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के खिलौने, तंदूर, पक्की टाइलें और जले हुए जौ के साक्ष्य, मिट्टी का हल भी मिला है। तो ये जो ये साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में जो को यो कहा जाता था। अब मैं फटाफट से इनके स्थल ही आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इतना डीप में कुछ नहीं आएगा, 10 नंबर की ही तो आनी है। जैसे भिंडराना है, भिंडराना कहाँ पर है, भिंडराना फतेहाबाद में रहेगा। 2003 और 6 में इसकी खुदाई की गई थी। कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद में। और यह सबसे पुराना स्थल आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का, 2014 में इसे घोषित किया गया था सबसे पुराना स्थल। फिर है कुणाल, कुणाल कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद में। अभी तक मैंने फतेहाबाद के स्थल करवाए हैं आपको, बनावली सोतर भी फतेहाबाद में, भिंडराना भी फतेहाबाद में, कुणाल भी फतेहाबाद में। और खोज की गई थी 1985 में कुणाल की। और इसके साक्ष्य क्या मिले यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 राजशाही मुकुट मिले हैं। दौलतपुर, दौलतपुर भी कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और यहाँ से क्या मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। भगवानपुर, भगवानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कुरुक्षेत्र में है। ऐसी चीज़ें मिली हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व आर्य लोग एक साथ रहते थे। मिथाथल, मिथाथल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये भिवानी में है और 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। यहाँ से मिले हैं ये चीज़ें, समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के और तीनों कालों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है जोगन खेड़ा, ये भी कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। मदीना, मदीना हमें पता है रोहतक में है। यहाँ से दीनी मस्जिद, शीशों वाली मस्जिद, जैन क्या क्या है यहाँ पर, दीनी मस्जिद है, शीशों वाली मस्जिद है, जैन मंदिर भी कहाँ पर, रोहतक में। गिरावड़ खोज की थी MDU छात्र विवेक दांगी ने, रोहतक में। फिर बालू कैथल, कैथल में रहेगा। 1977 में डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। लहसुन की खेती के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी कहाँ पे रहेगा, हिसार में। तो यहाँ पर आपको बस ये चीज़ें याद रखनी, कौन सी जगह कहाँ पर है। और जो ये राखी गढ़ी है, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको, हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल रहेगा। और भारत में सबसे बड़ा पूछा जाए तो धोलावीरा रहेगा। और तीनों देशों में सबसे बड़ा पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो रहेगा। नेक्स्ट है महम, महम रहेगा, इसको पुराना नाम महेश है, 24 चबूतरा है यहाँ पर। ये कहाँ रहेगा, ये भी रोहतक में पड़ता है। वैदिक सभ्यता के भी कुछ स्थल हैं जो कि हरियाणा में पड़ते हैं। एक अग्रोहा, अग्रोहा कहाँ पे है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है। अग्रोहा रहेगा हिसार में। कहाँ पे रहेगा, हिसार में। यहाँ पर सारे गामापा के हमें साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुर मैंने बता दिया, कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर भी कुरुक्षेत्र में है। ये भी दोनों यहाँ से वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के साक्ष्य मिले। पेहुआ, पेहुआ के सिर्फ वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर क्या मिला, आर्य आकर सबसे पहले यहीं पर रुके थे। अब बोकाजगो या अभिलेख मध्य एशिया से मिला। इसमें उन देवताओं का वर्णन है। शुद्ध यमुनानगर में, कहाँ पे है, यमुनानगर में है। तो ये कुछ हमारे स्थल थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ मैं फटाफट से। बनावली सोतर कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद में रहेगा। भिंडराना भी फतेहाबाद में रहेगा। फिर कुणाल भी फतेहाबाद में रहेगा। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में रहेगा। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में रहेगा। मीठाथल भिवानी में रहेगा। नेक्स्ट है जोगनखेड़ा कुरुक्षेत्र में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मदीना रोहतक में रहेगा। गिरावड़ रोहतक में। बालू कैथल यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालू कहाँ पे, कैथल में। राखी गढ़ी हिसार में। और फरमाना खास रोहतक में। और महम रोहतक में। और यहाँ से अग्रोहा हिसार में। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर पेवाम। तो ये भी हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होगा, यहाँ से यही पूछा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं हम, हरियाणा साहित्य अकादमी। यहाँ से भी मैंने देखा बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हरियाणा साहित्य अकादमी को हम कवर करेंगे। मैं
यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं। हर एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा यहाँ से। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसका पुनर्गठन हुआ 26 जुलाई 2011 को किया गया। आपको याद रखना है, गठन हुआ 9 जुलाई 1970 को, पुनर्गठन 26 जुलाई 2011 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पूछे जाएं तो मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को उनकी रचना समुंदर का सागर के लिए दिया गया था। और वर्तमान में हरियाणा में 5 साहित्य अकादमी है और इन सभी साहित्य अकादमियों का मुख्यालय भी कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिकाओं से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको सभी पत्रिकाएं याद रखनी है। हरिगंधा रहेगी साहित्य अकादमी की, क्या रहेगी? हरिगंधा। और इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तो मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे वर्तमान में सीएम है। हरिगंधा का जो प्रकाशन है हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से होता है। फिर हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका, हरियाणा उर्दू अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। और इसकी मुख्य पत्रिका रहेगी उर्दू की जमुना तट। स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। और मासिक पत्रिका पूछी जाए तो उर्दू दिशा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और यहाँ पर इस उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें अगर करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। उर्दू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन रहेंगे? वर्तमान में अध्यक्ष रहेंगे चंद्र त्रिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। उर्दू अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चंद्र त्रिखा। साहित्य के मैंने बताया जो मुख्यमंत्री होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जो साहित्य अकादमी उसकी पत्रिका मैंने बताई हरिगंधा। और हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका मैंने बताई जमुना तट। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी। अब हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय भी मैंने आपको बता दिया पंचकुला में है। और जो स्थापना हुई थी अगस्त 2002 में हुई थी। जो उर्दू है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और साहित्य अकादमी की अगर पूछी जाए तो 1970 में हुई थी। और फिर पुनर्गठन 2011 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। पुरस्कार इसमें हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, और इसकी जो पत्रिका पूछी जाती है मासिक पत्रिका रहेगी हरिप्रभा। तो मैंने ऊपर बताई थी हरिगंधा रहेगी किसकी? साहित्य अकादमी की। फिर हरिप्रभा संस्कृत की। और जमुना तट उर्दू की। अब यहाँ से वर्तमान का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संस्कृत अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष रहेंगे सोमेश्वर दत्त। वर्तमान में अध्यक्ष रहेंगे सोमेश्वर दत्त। ये आपको याद रखना, क्या रहेंगे? सोमेश्वर दत्त इसके वर्तमान में अध्यक्ष रहेंगे। और उसके रहेंगे उर्दू के रहेंगे चंद्र त्रिखा। और साहित्य के रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका रहेगी शबद बूंद। हरियाणा इसमें पुरस्कार दिया जाता है पंचकुला में, इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान दिया जाता है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका, यहाँ से सिर्फ पत्रिकाएं पूछी जाती हैं। 2 अकादमियां हैं इनसे। ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कथा समय और शपथ सिंधु। और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका रहेगी हरियाणा संवाद। तो ये थी हमारी जो कुछ इम्पोर्टेंट। और हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में रेवाड़ी से हुई और प्रकाशित हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका पूछा जाए तो सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज़। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं कला निधि व कैरियर 360। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रमुख पत्रिका हरियाणा कृषि। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऊपर से ही क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया पंजाबी अकादमी की पत्रिका रहेगी शबद बूंद। ग्रंथ अकादमी की रहेगी कथा समय और शपथ सिंधु। और ऊपर की 3 रह जाएंगी। संस्कृत की रहेगी हरिप्रभा। और उर्दू की रहेगी जमुना तट। और साहित्य की रहेगी हरिगंधा। तो ये 5 पत्रिकाएं तो आपको याद होनी चाहिए। और ये गठन भी याद होना चाहिए कब हुआ। और अध्यक्ष मैंने बता दिया वर्तमान से संबंधित। उसके जो संस्कृत है अकादमी के उसके रहेंगे सोमेश्वर दत्त। उर्दू के रहेंगे चंद्र त्रिखा। और जो हमारे साहित्य है उसके रहेंगे मुख्यमंत्री जी जो मनोहर लाल खट्टर हैं हमारे। तो नेक्स्ट है, अभी जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं हरियाणा के प्रतीक चिन्हों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज्य पक्षी पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? काला तितर।
जिसे ब्लैक फ्रोकोलिन भी बोला जाता है। राजकीय पशु रहेगा काला हिरण, जिसको कृष्णमृग बोला जाता है, नीलगाय भी बोल देते हैं। राजकीय खेल रहेगा कुश्ती और राजकीय वृक्ष रहेगा पीपल और ये इनके वैज्ञानिक नाम है फिक्स रेलिगियोसा। राजकीय फूल रहेगा कमल और राजकीय फल रहेगा आम। राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग है। मंत्र ओम है और मिठाई क्या है? जलेबी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और राजकीय कवि भी पूछा जाता है, उदय भानु हंस रहेंगे क्या? राजकीय कवि रहेंगे। और भी पूछा जा सकता है कि राजकीय उपन्यास भी पूछा जा सकता है। झाड़ू फिरी कई बार पूछा गया है। झाड़ू फिरी राजकीय उपन्यास क्या है? झाड़ू फिरी। त्योहार पूछा जा सकता है। राजकीय हरियाणा का टीका रहेगा, जिसको भैया दूज बोला जाता है। और जो राजकीय कवि पूछे जा सकते हैं, राज्य कवि व्यंग कवि पूछे जा सकते हैं, सुरेंद्र शर्मा। और राजकीय नदी पूछी जा सकती है, कौन सी? सरस्वती रहेगी हरियाणा की राजकीय नदी। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नृत्य पूछा जाए तो सांग रहेगा, जिसको हम घोड़ी नाच भी बोलते हैं। तो ये क्या थे? यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया तो एक एक क्वेश्चन भी उठाया गया तो आपके 4 या 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब कल हम करेंगे एक हरियाणा की जो नदियाँ तो मैंने करवा दी। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख लिए, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन अगर वहाँ से उठाया जाएगा तो। और हरियाणा की झीलों का टॉपिक भी करना है आपको। और क्वेश्चन आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा से, वर्तमान से संबंधित जो हरियाणा के मंत्रिमंडल है वो आपको कवर करना है। तो और विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन है, विधानसभा को मैं कल कवर करवाऊंगी। तो कुछ जो टॉपिक है कुछ की वीडियो मैं कल डाल दूंगी, 4-5 टॉपिक की। यहाँ तक आप कर लेंगे तो यहाँ से आपके 5 या 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक तो आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप हरियाणा से रिलेटेड हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।